with Bismillahirrahmanirrahim. We are starting with the new chapter, and it is chapter 4 of your book, and the chapter is thermal sensors. अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ना एक चीज़ जो कि मैंने यहाँ पर डिफाइन करनी है, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट हमने ना इंडस्ट्रियल सेंसर्स की बात करनी है. दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ बुक रिलेटेड थिंग. मेरा कहने का मतलब ये कि हमने जो भी चीज़ बनानी है ना, वो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है. एंड हम इस हद तक उसको देखेंगे और सोचेंगे. लेट मी एडजस्ट द कैमरा फर्स्ट. ओके, अच्छा, हम उसको इस हद तक सोचेंगे. इट हैज़ टू बी चीप. सस्ता होना चाहिए, बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, और रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, आराम से मिल जाए. रिजल्ट शुड बी रेपिटेटिव, यानी एक टेम्परेचर के ऊपर जो एक वो रिज़ल्ट देता है, इट शुड बी सेम एवरी टाइम विद सम वेरिएशन अलाउड. सेकेंडली, कीवर्ड यहाँ से ऑनवर्ड सारे सेंसर्स के लिए, थर्मल, मैकेनिकल, मोशन, वट वी आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट. इन वर्ड्स को बहुत गौर से देखना. सम फिजिकल प्रॉपर्टी टू गेट द सेंसर. हम किसी न किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करेंगे और हम उससे सेंसर बनाएंगे. ठीक है, थर्मल सेंसर से स्टार्ट ले रहे हैं. थर्मल सेंसर क्या करता है? मेजर्स टेम्परेचर. थर्मल सेंसर आपको टेम्परेचर मेजर करके देता है. ठीक है जी. बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप्स हैं. देखेंगे उसको कौन सी टाइप किस तरह ऑपरेट करती है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है, लेकिन आर कोर definition will be a thermal sensor as a device which tends to measure the temperature. ठीक है जी. अच्छा, अब now what is temperature? At this point I would like to ask, what is temperature? बुक की डेफिनेशन के हिसाब से एंड फ्रॉम दी एफएससी वगैरह में जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, टेम्परेचर इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल और एटम. Average kinetic energy of the atom or the electron of the molecule. ठीक है, which means कि the movement inside the molecule or movement inside the substance or the material that you are using. बुक वाले ने टेम्परेचर स्केल्स का जिक्र किया हुआ इस पॉइंट के ऊपर. केल्विन, रैंकिन एंड सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये आप लोगों ने खुद देखने. ठीक है जी. I am jumping straight to what? Section 4.3, that is metal resistance versus temperature. यानी चेंज ऑफ मेटल रेजिस्टेंस विद रिगार्ड टू टेम्परेचर. मैंने पहले कहा था हम किसी ना किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करेंगे किसी मटेरियल की. तो लेट्स सी, पहले मटेरियल्स निकाल लेते हैं. वी फॉर ऑल नो 3 मटेरियल्स जिनके साथ बीइंग एन इंजीनियर हमारा काफ़ी ताल्लुक़ वास्ता रहता. मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स and third is insulators.
मेटल्स के केस में मैं इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बना रहा हूँ. दैट इज़ द एनर्जी W रिक्वायर्ड एंड ये जो दो मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ कंडक्शन और वैलेंस बैंड्स हैं. ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है C और ये मेरे पास वैलेंस बैंड है V. एंड C बैंड ये आया और वैलेंस बैंड जो है मेरे पास वो ये आया. So what you see here is we have a overlap. Semiconductors के केस में we have a very narrow gap. And insulators के केस में we have a very very huge gap और उस huge gap की वजह से we have a very large delta W overlap and very small delta W. ठीक है जी. अच्छा अब जो चीज़ इसमें देखने वाली है, लेट्स डिस्कस मेटल्स फर्स्ट. पहली डायग्राम जो मैंने बनाई हुई है, मेटल्स के केस में द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज ऑलरेडी ओवरलैपिंग, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इज अवेलेबल. आप करंट गुजारना चाहेंगे इजीली गुजार जाएगा. बट इफ आई टेंड टू गिव एनर्जी, इनफैक्ट मैंने गलत अल्फाज यूज़ किए, मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ. अब क्या होगा, मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा, वैलेंस बैंड और ओवरलैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का गैप जो है फर्दर रिड्यूस होगा. ठीक है जी, मतलब मेरे पास और इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे. दैट्स इज ग्रेट, दैट इज़ गुड. ठीक है, विच मीन्स मेरा करंट ईजिली फ्लो कर जाएगा, राइट. लेकिन व्हाट अबाउट द वाइब्रेशन ऑफ द एटम इटसेल्फ. मेरे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं they will start to collide with the atoms. ठीक है जी. A metallic resistance is a function of vibration of the atom, thus of the temperature. As the temperature is raised, atom vibrates with greater amplitude and greater frequency. Atom की vibration की frequency भी बढ़ जाती है और उसका amplitude भी बढ़ जाता है, which causes collisions with the electrons. वो जो free electrons घूम रहे थे जो कि current carriers हैं आपके, further impeding the flow and absorbing more energy. आपके फ्लो को वो डिस्टर्ब करते हैं और बिकॉज एक चीज़ कोलाइड हुई है, कोलाइड होने से एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है और इट क्रिएट्स रेजिस्टेंस. सो समझ ये आई कि इफ़ आई इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, वाइब्रेशन बढ़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होनी शुरू होगी, रिजल्ट विल बी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस. तो मेरे केस में दो, एक शुरू की चीज़ और एक एंड की चीज़ आपस में मैच कर रही है. दैट इज इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर, if I increase T, so I have increased R. लीनियर है, नॉन लीनियर है, वी कैन डिबेट अबाउट इट. लेकिन द थिंग इज कि बाय द चेंज इन टेम्परेचर आई कैन हैव अ चेंज इन रेजिस्टेंस. सो जो मैंने बात की थी शुरू में, यू हैव टू एक्सप्लॉइट सम प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. ये एक छोटा सा वायर का पीस है, उसको मैंने इस तरह वाउंड किया, एक लंबी लेंथ बनाई है जान के, एंड दैट इज इट, दिस इज माय सेंसर. क्यों? चेंज ऑफ पेन. इसको मैंने उठाया, प्रोटेक्टिव पैकिंग के अंदर बंद किया, प्लास्टिक के अंदर पैक किया,
ऊपर इसको प्रॉपर्टी दी कि जी ये निकल है, कितने टेम्परेचर के लिए डिज़ाइन हुआ है, नाम शाम लगा इसका, एंड ये आपको 2 टर्मिनल डिवाइस दे दी गई है। ये लें जी, इट इज़ अ मेटल बेस्ड रेजिस्टिव टेम्परेचर सेंसर। आप रेजिस्टेंस, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये रेजिस्टेंस बढ़ाएगा। सो आई हैव अ सेंसर अवेलेबल जो कि चेंज इन टेम्परेचर को चेंज इन रेजिस्टेंस में दे रहा है। लेट मी शो यू अ ग्राफ ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स। मैंने पहले ही कहा था कि इट कैन बी डिबेटेड। दिस इज़ निकल, ये यहाँ से शुरू होता है और ये ऊपर जा रहा है, ज़ाहिर उसकी स्लोप फ़र्क है। ये प्लाटिनम है, प्लाटिनम इज़ क्वाइट लीनियर, लेकिन निकल इज़ नॉट दैट लीनियर। फ़ायदा नुकसान दोनों का, 2 डिफरेंट मटेरियल्स है ना। प्लाटिनम हैज़ मोर रेंज, निकल हैज़ लेस रेंज, तो निकल का फ़ायदा। निकल इज़ मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स टेम्परेचर, निकल की रेजोल्यूशन अच्छी है। थोड़ा सा चेंज इन टेम्परेचर, इसको इस तरह देख लेना, निकल स्टार्टेड एज एट -50 और निकल गया है जी रफली 300 तक, ठीक है जी। और द आउटपुट इज़ इन टर्म्स ऑफ रेशो बात की जाए, आर टी इन कंपैरिजन विद आर ऑफ 25, तो ये 3 पे चला गया, 3 टाइम्स इसने रेजिस्टेंस चेंज की है। एज़ कम्पेयर टू प्लाटिनम की बात की जाए तो प्लाटिनम जी -150 से स्टार्ट हुआ है और उसने 600 पे जाके 3 का गेन लिया, 3 टाइम्स चेंज लिया। सो निकल इज़ मोर सेंसिटिव बट निकल की रेंज कम है। प्लाटिनम इज़ लेस सेंसिटिव लेकिन प्लाटिनम की रेंज ज़्यादा है। इसीलिए नोट करोगे कि निकल ऊपर वाली साइड पे जाके सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा उसने नॉन लीनियर बिहेवियर शो किया। पीस वाइज देखूँ तो नहीं नज़र आता, ठीक है। अगर बिल्कुल इस एयर पीस वाइज देखूँ तो इट्स स्ट्रेट लाइन, लेकिन हैं मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी। इधर आते हैं काम की बात, रिलेशन ऑफ टेम्परेचर with resistance. What is it, positive or negative? I have a positive slope relation of temperature with resistance in case of metals. अब आ जाते हैं सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों सेपरेटेड है स्लाइटली, बहुत थोड़ी अमाउंट से। जब टेम्परेचर देता हूँ तो एक्चुअली होता क्या है, एनर्जी मिलती है वैलेंस बैंड से, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं और कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्शन बेहतर होनी शुरू हो जाती है, राइट। The more temperature you give, more electrons jump into the conduction band, यानी ये वाला बैंड आपस में क्लोज इन होता जाएगा। अच्छा, इसको रोकना सिर्फ यहाँ तक है जहाँ पे बस ये आपस में टच कर जाए, ओवरलैप नहीं कराना इसको, ठीक है। सो अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ सेमीकंडक्टर के लिए, change in temperature, which is increase in temperature, will result in increase of electrons. Increase in electrons means कि मेरे पास current का flow is now easy. Easy flow of electrons means कि resistance is less. इसीलिए एक चीज़ तो यहाँ पे पहले कहा था मैंने कि मैं इसको यहाँ पे रोक लूँगा, ज़्यादा ओवरलैप की तरफ नहीं लेके जाना इसको, ठीक है। सो द चेंज इन टेम्परेचर मेरे लिए मेरी एंड और स्टार्ट की चीज़ इंपॉर्टेंट है। So the change in temperature within a certain bound, unbounded नहीं जाना, is resulting in a change in resistance that is negative. टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रही है, राइट। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रही है। आई हैव अ नेगेटिव स्लोप रिलेशन इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के केस में मेरे पास जो रिलेशनशिप है दैट इज़ नेगेटिव। लिमिटेड का वर्ड यूज़ किया मैंने, एक एक्सटेंड की बात की है, क्योंकि द मोमेंट
वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में एक्सटेंसिवली ओवरलैप करते हैं। ये सेमीकंडक्टर मेटल वाली प्रॉपर्टीज़ को लेना शुरू कर देता है, और मैं एक ही डिवाइस के दरमियान में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि भाई अभी थोड़ी देर पहले तो ये इंक्रीज़ इन टेम्परेचर के साथ डिक्रीज़ इन रेजिस्टेंस थी, अब एकदम इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई है। तो मेरे लिए डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है कि ये टेम्परेचर ओरिजिनल क्या है। मैंने पहले भी एक दफ़ा अल्फाज यूज़ किए हैं, द रिस्पॉन्स इनपुट और आउटपुट का रिस्पॉन्स शुड बी मोनोटोन इन नेचर। मोनोटोन का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सेस की एक वैल्यू वाई एक्सेस की एक वैल्यू को कॉरस्पॉन्ड करे। ऐसा ना हो कि एक्स एक्सेस की एक वैल्यू वाई एक्सेस पे दो को कॉरस्पॉन्ड करी हो, तो आपको उसका रिलेशन निकालना मुश्किल हो जाता है, आपको पता ही नहीं लगता ये वैल्यू जा किधर को रही है। मोनोटोन इंटरनेट के ऊपर भी आप साथ चेक कर सकते हो, मोनोटोन रिलेशनशिप या मोनोटोन ग्राफ। ठीक है जी। अच्छा, वापस आते हैं मेटल्स के ऊपर ही। इंसुलेटर्स को मैं अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि इंसुलेटर्स को जितनी देर में आप यहाँ तक पहुँचाते हो अवल तो ये पहुँच नहीं पाते। इट्स उससे बहुत बेहतर है कि और बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। इट इज़ यूजलेस, बहुत कम यूज़ करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और ये मेटल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। दोनों के अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपने अपने तरीके। वी कैन लुक इनटू इट। लेकिन अभी मैं वापस मेटल्स पे आता हूँ क्योंकि मैंने मेटल्स की एक दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। जो मैंने बात अभी की थी कि मैं निकल को यूज़ करने लगा हूँ बनाने के लिए। लेट्स गो फॉरवर्ड विद दैट थिंग। ये सेकंड पेज है जी फॉर दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर। अच्छा, वी ऑल नो रेजिस्टेंस इज आर इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए एट टी इक्वल कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, एट टी इक्वल कॉन्स्टेंट। सो इस इक्वेशन को आई एम गोइंग टू एक्सप्लॉइट, नॉट एक्सप्लॉइट एक्चुअली। अब मैंने लीनियर इक्वेशन निकालनी है जिसके थ्रू आई कैन कम अप विद द आंसर के मेरे पास किस तरह चीज़ें होंगी। आर एट एनी गिवन टी इक्वल्स रो ऑफ एनी गिवन टी एल ओवर ए, राइट। कोई मसला इसमें, इसको मैं रेशोमेट्रिक फॉर्म में लेकर जाने लगूँ बस। आर एट एनी गिवन, नहीं, आर एट स्टैंडर्ड 25 डिग्रीज इक्वल टू रो एट 25 डिग्रीज एल ओवर ए। अब इस रेशोमेट्रिक फॉर्म को अगर मैं सॉल्व करूँ, रो ऑफ टी ओवर रो ऑफ 25 डिग्रीज। क्यों? इसको इस तरह देखो, एल ओवर ए एक कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट इन द सेंस टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ बढ़ती है, यस बढ़ती है, लेकिन रेजिस्टेंस एरिया कम हो जाता है। ठीक है, सो ये उस प्रपोर्शन में चेंज हो रहा होता है कि इट डज़ नॉट मैटर, लेंथ और ए इट डज़ नॉट मैटर, क्योंकि मैं बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ रहा। तो ये मेरे पास कैंसिल आउट हो गए। द ओनली थिंग आई एम कंसर्न इज विद आर एट एनी गिवन टी, उसे आप रेशोमेट्रिक फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज़ रो ऑफ टी ओवर रो ऑफ 25 डिग्रीज। ठीक है जी। कहने का मतलब ये कि अगर आप एक रेजिस्टिव मेटल डिवाइस के साथ काम कर रहे हो, सॉरी थोड़ा सा रजिस्टर साइड पर हो गया था। अगर आप एक रेजिस्टिव मेटल डिवाइस के साथ काम कर रहे हो तो आपको कोई स्टैंडर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए। विदाउट द स्टैंडर्ड वैल्यू आप इसको अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अप्रॉक्सीमेट। अच्छा, अब एक इक्वेशन ये जहन में रखनी है, एंड सेकेंडली हम लीनियर अप्रॉक्सीमेशन भी करते होते हैं। इनफैक्ट हम दो तरह की अप्रॉक्सीमेशंस करते होते हैं। वन इज़ लीनियर अप्रॉक्सीमेशन एंड सेकंड इज़ क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है जी। सो ये मेरे पास एक ग्राफ है, नीचे मेरे पास टी है, इधर मेरे पास रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ ओम्स है। ठीक हो गया। सो एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, इसके दरमियान में स्ट्रेट लाइन ले ली। ठीक है, और अब मैं इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप की बेसिस के ऊपर इस पोर्शन में कहीं पे भी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। आप रेजिस्टेंस निकालो
आपको टेम्परेचर पता लग जाएगा, या आप टेम्परेचर से रेजिस्टेंस के ऊपर जा सकते हो घूम के, ठीक है। आई कॉल इट सेंटर पॉइंट, आई कॉल इट टी नॉट, दिस इज टी ऑफ 1 and this is t of 2 and respectively r of 1, r of 0 and r of 2। इक्वेशंस के अंदर ये चीज़ किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस, r at any given time t is equals to r t naught into 1 plus alpha naught into delta t। कैसे, इसको खुद ही इस तरीके से देख लें आप। अल्फ़ा is the fractional change in resistance per degree of temperature। एक डिग्री चेंज होने पे कितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, कितना चेंज इन टेम्परेचर आया ये आपको, ठीक है, ये आपको चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेजिस्टेंस मिल गई है। चेंज, इसको यहाँ पे गौर से देखना, चेंज इन रेजिस्टेंस विद डेल्टा टी। बाकी जो है आर इंटू टी नॉट, ये चीज़, दिस इज़ फॉर ऑफसेट, और यू कैन डायरेक्टली सॉल्व इट विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इट इज़, ये एग्जैक्टली सेम इक्वेशन ही है, ठीक है जी। अल्फा इज़ व्हाट, फ्रैक्शनल चेंज, डेल्टा टी इज़ व्हाट, डेल्टा टी इज़ टी माइनस टी नॉट, आप टी नॉट से कितना आगे पीछे मूव हुए हो, ठीक है, और बाकी इंटरसेप्ट पॉइंट्स हैं और कुछ भी नहीं है। दिस इज लीनियर अप्रॉक्सीमेशन, राइट। इसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन के अंदर अगर लेकर जाऊँ तो ऑल यू हैव टू डू इज आर ऑफ टी एट एनी गिवन पॉइंट इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली द सेम इक्वेशन, टी नॉट 1 प्लस डेल्टा टी अल्फ़ा 1 इंटू डेल्टा टी प्लस अल्फ़ा 2 इंटू डेल्टा टी स्क्वायर। ये ना जी, now this is your quadratic approximation। Alpha 1 is what, linear fraction change in resistance with temperature, alpha 2 is what, quadratic fractional change in resistance with temperature, बाकी delta t is same, t minus t naught, ठीक है जी। सो आई एम गोइंग टू साइन ऑफ दिस लेक्चर एट दिस पॉइंट, क्योंकि आगे चीज़ें थोड़ी सी खिचड़ी हो जाएंगी, मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है। एंड व्हाट आई एक्चुअली वांट इज़ टू गो थ्रू एग्जाम्पल 4.4 एंड एग्जाम्पल 4.5, ये दोनों करके आपने इनफैक्ट ऐड 4.6 ऑल्टो इनटू दिस थिंग, ये करके मुझे सबमिट करानी है। और प्लीज़ असाइनमेंट जो है ना, उसे या पूरा असाइनमेंट 4, 5, 6 वट एवर और AS डैश कर दिया करें। मैंने फ़िल्टर्स लगाए हुए अपनी ईमेल के अंदर, ये डायरेक्टली मुझे उन फ़िल्टर्स के अंदर मिलती हैं। अपने नाम, रोल नंबर वगैरह लिख के भेजोगे, इट विल गेट डिफ़िकल्ट फॉर मी, वो उस फोल्डर में नहीं पहुंचने लगे उस तरह। और मैंने सिर्फ उस फोल्डर में से चीज़ें निकालनी है, उस पर फोल्डर के ऊपर फ़िल्टर लगे हुए हैं और फोल्डर के ऊपर साथ टाइम स्टैम्पिंग हुई हुई है। जो आपको टाइम दिया जाता 12 बजे का नेक्स्ट वीक तक, उसके बाद उस पर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। हाँ, किसी का जेन्युइन मसला है तो वो हम एंड में देख लेंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक लेट्स स्टॉप एट दिस पॉइंट, एंड ऑन सैटरडे जो है ना, पिछले लेक्चर की क्यूरीज़ को मैं सॉल्व करवाऊँगा सारा का सारा, ठीक है जी। ओके, लेट्स साइन ऑफ एंड अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।